क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को अपने घर का दरवाजा बंद करके चैन की नींद सोते हैं, तो क्या आप सच में सुरक्षित होते हैं? बाहर हवा में मंडराता कोई अनजान वायरस, किसी दूर देश में छिड़ी जंग, जिसकी वजह से आपकी जेब पर महंगाई की मार पड़ रही हो, या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अचानक आया कोई भयंकर तूफान, क्या आपके घर के मजबूत ताले इन सब से आपको बचा सकते हैं? सच तो ये है कि सुरक्षा का दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा, रहस्यमयी और कभी-कभी डरावना भी है। चलिए, आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं और एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलते हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। कल्पना कीजिए एक ऐसे किले की जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। पुराने जमाने से लेकर आज तक दुनिया के तमाम देशों ने खुद को ऐसे ही एक किले की तरह देखा है। जब भी सुरक्षा शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे दिमाग में बंदूक ताने खड़े सैनिक, फाइटर जेट्स और सीक्रेट जासूसों की छवि बन जाती है। इसे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कहते हैं। इस कहानी में सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं बल्कि सरहद पार बैठा कोई दूसरा देश होता है जो कभी भी हमला कर सकता है। जब ऐसी नौबत आती है तो किसी भी देश के पास सिर्फ तीन रास्ते होते हैं। या तो बिना लड़े घुटने टेक दो, या दुश्मन को इतना डरा दो जिसे अपरोध कहते हैं कि वो हमला करने की सोचे ही नहीं, और या फिर अगर जंग छिड़ ही जाए तो अपनी रक्षा करो और दुश्मन को हरा दो। लेकिन ये दुनिया सिर्फ ताकत के दम पर नहीं चलती। हर राजा, हर सरकार जानती है कि अकेले सरवाइव करना मुश्किल है। इसीलिए देश आपस में गठबंधन बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में हम दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं ताकि कोई हमसे उलझ न सके। इसके अलावा देश हमेशा शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वो लगातार अपनी फौजी ताकत बढ़ाते हैं ताकि उनका पड़ोसी उन पर हावी न हो जाए। पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि खतरा सिर्फ किले के बाहर से नहीं बल्कि किले के अंदर से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया के कई नए देश, जैसे एशिया और अफ्रीका के देश आजाद हुए, तो उन्हें एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा। बाहर तो पड़ोसी देशों से सीमा विवाद का डर था ही, लेकिन अंदर ही अंदर अलगाववाद, गृहयुद्ध और अपनी ही जनता के विद्रोह का खौफ भी पनप रहा था। इन देशों के लिए आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गई। अब आप सोचेंगे कि अगर हर देश हथियारों की रेस में भागने लगेगा तो एक दिन ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इंसान भले ही कितना भी लड़ ले, पर उसमें थोड़ी समझदारी भी है। इसलिए देशों ने तय किया कि युद्ध को भी कुछ नियमों के तहत लड़ा जाएगा। उन्होंने हथियारों की इस अंधी दौड़ को रोकने के लिए अस्त्र नियंत्रण संधियां की। दुनिया के देशों ने मिलकर जैविक और रासायनिक हथियारों पर बैन लगा दिया, जिसके लिए BWC और CWC संधियां की गई, और परमाणु हथियारों को सीमित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि दुश्मन देश भी आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अपनी फौजी तैयारियों की जानकारी देने लगे, ताकि कोई गलतफहमी किसी बड़े महायुद्ध को न्योता ना दे दे। इसे विश्वास बहाली कहा गया। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। 1990 के दशक में दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई जब एक नए तरह के खतरे ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये दुश्मन न तो वर्दी पहनता था, न ही इसकी कोई सरहद थी। यहीं से जन्म हुआ सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का। अब सवाल ये नहीं था कि देश को कैसे बचाया जाए, बल्कि सवाल ये था कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए। किले की दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वे आसमान से बरसती ग्लोबल वार्मिंग की आग को नहीं रोक सकती। वे किसी अनजान लैब या जंगल से निकले इबोला, HIV एड्स या बर्ड फ्लू जैसे अदृश्य राक्षसों को नहीं रोक सकती। इस नए दौर के विलन बहुत भयानक है। आतंकवाद, जो बिना किसी झिझक के मासूमों को कैफे, ट्रेन या होटलों में अपना निशाना बनाता है। भयंकर गरीबी और भुखमरी, जो हर दिन खामोशी से लाखों लोगों की जान ले रही है। और जब गृहयुद्ध या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इतने खूंखार और बिना शक्ल वाले दुश्मनों से कोई देश अपनी सेना भेजकर तो लड़ नहीं सकता। आप किसी वायरस या पिघलते ग्लेशियर पर मिसाइल नहीं दाग सकते।
यहीं पर कहानी का हीरो उभर कर आता है, जिसे हम सहयोगमूलक सुरक्षा यानी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं, एनजीओ और आम इंसानों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। आतंकवाद या महामारियों से लड़ने के लिए देशों को आपस में सूचनाएं बांटनी होंगी, नीतियां बनानी होंगी और साथ मिलकर कदम उठाने होंगी। अब इस पूरी ग्लोबल थ्रिलर में हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है? भारत की सुरक्षा रणनीति किसी शतरंज के मास्टरमाइंड जैसी है, जो एक साथ चार चालें चलता है। पहली चाल, अपनी सैन्य ताकत को फौलाद सा मजबूत करना, क्योंकि हमने आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान और चीन से हमले झेले हैं। इसीलिए 1998 में हमने परमाणु परीक्षण भी किए। दूसरी चाल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कायदे कानूनों को मजबूत करना, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। तीसरी चाल, अपने घर के अंदर की शांति को बनाए रखना, यानी नागालैंड, मिजोरम, पंजाब या कश्मीर जैसे क्षेत्रों में उठने वाले विवादों को लोकतांत्रिक तरीके से सुलझाना। और चौथी, सबसे अहम चाल, गरीबी और आर्थिक असमानता रूपी विलेन का खात्मा करना, ताकि देश के हर आम इंसान को सही मायनों में सुरक्षित महसूस हो सके। और इस तरह यह सफर हमें यह सिखाता है कि आज के दौर में सुरक्षा का मतलब सिर्फ फौजी छावनियों में नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, खुशहाल और एकजुट समाज के निर्माण में छिपा है। तो दोस्तों, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद अब चलिए बोर्ड एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। हम पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पीवाईक्यूज पर नजर डालेंगे। प्रश्न 1। सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में मुख्य अंतर क्या है? पारंपरिक सुरक्षा का संबंध मुख्य रूप से देश की सीमाओं और उसकी संस्थाओं को बाहरी सैन्य हमलों से बचाने से है। इसमें सबसे बड़ा खतरा किसी दूसरे देश की सेना से होता है और इससे निपटने के लिए सैन्य ताकत, गठबंधन और शक्ति संतुलन का सहारा लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अपारंपरिक सुरक्षा का दायरा बहुत व्यापक है। ये केवल देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की सुरक्षा की बात करता है। इसमें सैन्य खतरों के बजाय आतंकवाद, गरीबी, महामारियां जैसे एड्स और बर्ड फ्लू, ग्लोबल वार्मिंग और मानवाधिकारों का हनन जैसे खतरे शामिल हैं। प्रश्न 2। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? और कोई देश इसे कैसे कायम करता है? शक्ति संतुलन का मतलब है अपने देश की ताकत को अपने पड़ोसी या प्रतिद्वंदी देश के बराबर या उससे अधिक रखना, ताकि कोई भी दूसरा देश हमला करने की हिम्मत न कर सके। कोई भी देश इसे मुख्य रूप से दो तरीकों से कायम करता है। पहला, अपनी सैन्य शक्ति यानी हथियार और सेना को बढ़ाकर, और दूसरा, अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत को मजबूत करके, क्योंकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही एक मजबूत सेना का आधार होती है। प्रश्न 3। भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 3 मुख्य घटकों का वर्णन करें। भारत की सुरक्षा रणनीति के 3 प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। पहला, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्धों और विवादों के कारण भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को लगातार मजबूत किया है और 1998 में परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया। दूसरा घटक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं, निरस्त्रीकरण और क्योटो प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का समर्थन किया है, ताकि विश्व शांति बनी रहे। और तीसरा घटक है आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास। भारत ने अपने भीतर उठने वाली अलगाववादी ताकतों से निपटने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का सहारा लिया है। साथ ही गरीबी और असमानता को दूर कर नागरिकों को सुरक्षित जीवन देने का प्रयास किया है। प्रश्न 4। अस्त्र नियंत्रण क्या है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। अस्त्र नियंत्रण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को बनाने, जमा करने या उनके उपयोग पर रोक लगाना, या उन्हें कुछ कायदे कानूनों के दायरे में लाना। इसका उद्देश्य विश्व को हथियारों की अंधी दौड़ और विनाश से बचाना है। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला, 1972 की BWC यानी जैविक हथियार संधि, जिसके तहत जैविक हथियारों को बनाने और रखने पर प्रतिबंध लगाया गया, और दूसरा, 1968 की NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना था। प्रश्न 5। सहयोगमूलक सुरक्षा क्या है?
आज के समय में इसकी आवश्यकता क्यों है? सहयोगमूलक सुरक्षा का अर्थ है किसी एक देश द्वारा अकेले अपनी सुरक्षा करने के बजाय कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मिलकर खतरों का सामना करना। आज के समय में इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आधुनिक खतरे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, शरणार्थियों की समस्या और महामारियां जैसे कोविड-19 या इबोला किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। किसी भी देश की सेना मिसाइल दागकर ग्लोबल वार्मिंग या वायरस को खत्म नहीं कर सकती। इन समस्याओं को केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बातचीत और संयुक्त रणनीतियों के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। प्रश्न 6। मानवता की सुरक्षा के सामने आने वाले किन्हीं दो नए खतरों की व्याख्या करें। मानवता के सामने आने वाले दो नए खतरे इस प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ये जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाता है ताकि समाज में खौफ पैदा किया जा सके, जैसे अमेरिका पर 9/11 का हमला। और दूसरा खतरा है वैश्विक महामारियां। आज के समय में देशों के बीच बढ़ती आवाजाही के कारण HIV एड्स, सार्स, इबोला और कोविड-19 जैसी महामारियां तेजी से पूरी दुनिया में फैल जाती हैं, जिससे निपटना किसी एक देश के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।